लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। मेरे कई व्यूवर्स और कई सब्सक्राइबर्स के द्वारा अक्सर एक सवाल पूछा जाता है घरेलू हिंसा के केसेस के संबंध में। यह पूछा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में क्या जमानत करानी पड़ती है नोटिस आने के बाद? कोर्ट क्या अगर अपोजिट पार्टी इसमें अपियर नहीं होते तो क्या कोर्ट के द्वारा वारंट जारी किया जा सकता है? बेलेबल वारंट, एनबीडब्ल्यू, नॉन बेलेबल वारंट, जिस तरीके से कि क्रिमिनल केसेस में होता है। ओवरऑल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केसेस की कार्यवाही क्रिमिनल केसेस की तरह चलती है या सिविल केसेस की तरह चलती है? ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के द्वारा। तो आज के इस एपिसोड में इन्हीं सवालों से संबंधित कानून क्या कहता है उसके बारे में बातचीत करूंगा। साथ ही साथ एक बहुत ही लेटेस्ट मामला जो अभी 3 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है, जो इसी तरीके के इशू से संबंधित है, तो उस केस के बारे में बातचीत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देखेंगे कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, जुड़े रहें आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, वैसे मैंने डोमेस्टिक वायलेंस के पूरे एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के संबंध में काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था। आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, 2005 में यह कानून भारत की संसद के द्वारा पास किया गया। यह एक सेंटर लॉ है। इस एक्ट में यह प्रोविजन किया गया है कि मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर अडॉप्ट करना चाहे तो वो भी अडॉप्ट कर सकता है, सिविल प्रोसीडिंग अडॉप्ट करना चाहे तो वो भी अडॉप्ट कर सकता है। अगर कोई अपना प्रोसीजर कोर्ट अडॉप्ट करना चाहती है तो वो भी अडॉप्ट कर सकती है। इतने पावर दिए गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने इसके पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा ये कहा गया है कि डीवी एक्ट की कार्यवाही जो है वो सिविल केसेस की तरह चलेगी। अब इसको हम आसानी से समझने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेक्शन 18 यानी प्रोटेक्शन ऑर्डर से लेकर के सेक्शन 23 जो इंटरिम ऑर्डर के संबंध में है, और सेक्शन 19, 20, 21, 22 जो अलग अलग तरह का रिलीफ है, जिसमें मॉनिटरी रिलीफ है, बच्चे का कस्टडी ऑर्डर है, रेजिडेंस ऑर्डर है, कंपनसेशन ऑर्डर है। इस तरीके के रिलीफ कोई भी महिला जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है कोर्ट में, वह कोर्ट से क्लेम कर सकती है। तो यह रिलीफ क्लेम करने का जो प्रोसेस होता है वह तो सिविल की तरह होता है। अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया किसी भी रिलीफ के संबंध में, एक से ज़्यादा रिलीफ के संबंध में, लेकिन उस ऑर्डर का पालन नहीं किया जा रहा है, प्रोटेक्शन ऑर्डर का पालन नहीं किया जा रहा है अपोजिट पार्टी के द्वारा। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर का पालन ना करने पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पेनाल्टी का प्रावधान है, पनिशमेंट का प्रावधान है, ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो जहां प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच होगा और पनिशमेंट की बात आएगी, पेनाल्टी की बात आएगी, तो वहां पर क्रिमिनल प्रोसेस अडॉप्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा अक्सर अलग अलग जजमेंट्स में ये बातें कही गई हैं, और ये भी कहा गया है कि ना तो इसकी कार्यवाही पूरी तरीके से सिविल है, ना इसकी कार्यवाही पूरी तरीके से क्रिमिनल है। ये अर्ध क्रिमिनल है, यानी आंशिक रूप से क्रिमिनल है। कौशी क्रिमिनल वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो यह तो अलग अलग जजमेंट्स में कहा गया है। अब साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंचा और अभी 3 जनवरी 25 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया, तो उसके फैक्ट को देख लेते हैं और फाइनली देखेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके का आदेश पारित किया। यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के एक केस को ट्रांसफर कराने के लिए पहुंचा था। एक क्रिमिनल ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई जिसका नंबर था 856/2024। 3 जनवरी 25 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, अलीशा वेरी वर्सेज नीलम बेरी। इस मामले के फैक्ट में बहुत ही ब्रीफ में आपको बता दूं कि एक महिला जो कि सास थी, उसके द्वारा दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में अपनी बहू के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के घटनाओं का आरोप लगाते हुए एक केस फाइल किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल की जाती है 30 हजारी कोर्ट में। उसकी जो बहू होती है वहां पर हाजिर नहीं होती।
तो 30 हजारी कोर्ट के द्वारा बहू के खिलाफ बेलेबल वारंट इशू कर दिया जाता है, BW। अब जब BW इशू होता है और बहू को पता चलता है, तब बहू आती है और सुप्रीम कोर्ट में सीधा ट्रांसफर पिटीशन फाइल करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पिटीशन फाइल करते हुए बहू के द्वारा कहा जाता है कि मेरे पास एक स्पेशल चाइल्ड है जो कि सुन नहीं सकता है, उसकी टेक केयर मुझे करनी पड़ती है, मेरे पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है, मैं पूरी तरीके से मैं व मेरा बच्चा अपने पिताजी पर डिपेंड है। ऐसी स्थिति में मैं दिल्ली जा कर के केस नहीं लड़ सकती हूँ, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगी और आने जाने की प्रॉब्लम भी होगी। और BW के बारे में कहा जाता है और BW कैंसिल करने के लिए भी प्रेयर की जाती है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं किसी तरीके का काम धंधा भी नहीं करती हूँ। अब इन दोनों की बातों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। तो देख लेते हैं कि क्या कहा जाता है और फाइनली क्या आदेश दिया जाता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई और मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जो घरेलू हिंसा के मामले में जमानती वारंट जारी किया था बहू के खिलाफ, उसकी आलोचना की गई और आलोचना करते हुए कहा गया कि न्यायालय देखने के लिए बाध्य है कि DV एक्ट के प्रावधानों के तहत दायर आवेदन में ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी करने का आदेश औचित्यहीन है। हाँ दोस्तों, कोई औचित्य नहीं था जमानती वारंट जारी करने का। DV एक्ट के तहत कार्यवाही कॉसी क्रिमिनल अर्ध आपराधिक कार्यवाही है जिसका कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होता, सिवाय इसके कि प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन हुआ हो। जब प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन होता है तभी दंडात्मक कार्रवाई होती है। इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ जो जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया वो पूरी तरीके से अनुचित था। साथियों, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना कि BW पूरी तरीके से औचित्यहीन था, अनुचित था, इसको जारी नहीं किया जा सकता है, ये कॉसी क्रिमिनल कार्रवाई है और BW जो जारी किया गया था उसको ना सिर्फ निरस्त किया बल्कि जो बहू ने दलील दी थी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर के संबंध में, उसकी दलील को स्वीकार कर लिया गया और न्यायालय ने याचिका को दिल्ली से लुधियाना स्थानांतरित करने का फैसला किया और जमानती वारंट को अनुचित बताया। तो दोस्तों, जो मैंने शुरुआत में कहा था सवाल पूछे जाते हैं, उनका जवाब आपको मिल गया होगा। घरेलू हिंसा के मामले में जमानतें नहीं करानी पड़ती। कोर्ट के द्वारा अगर नोटिस जारी किया जाता है तो न्यायालय में सीधा हाजिर हो जाया जाता है, एडवोकेट के थ्रू भी हाजिर हो जाया जा सकता है और अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए टाइम मांगा जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल में यदि नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।